हाय एवरीवन, हम क्लास 10th यूनिट 6 हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जे.एंड.के ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी तक हमने इस यूनिट में अपने 2 लेक्चर्स में पढ़ा कि कैसे नया कश्मीर मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया गया था, कैसे इससे पहले नया कश्मीर से पहले कैसे डोगराज यहाँ पे थे, फिर क्या चेंज आई। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि हमने अपने 2 लेक्चर्स में पढ़े। एक तो पहले कश्मीर के 2 प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम अहमद, प्लस इनके कुछ डिफरेंट रिफॉर्म्स हमने पढ़े इस यूनिट में अपने 2 लेक्चर्स में, जिसमें सोशल रिफॉर्म्स हमने जनरली डिस्कस किया था, हमने कल्चरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जनरली डिस्कस किए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चले, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चले तो फिर हमने थोड़ा बहुत इस इन 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 पॉलिसीज़ को जो हमने वक्तन फ़वक्तन अडॉप्ट किए, चाहे वो सोशल पॉलिसीज़ थे या इकोनॉमिक या बाकी पॉलिसीज़ थे, फिर हमने इनको थोड़ा बहुत इलाबरेट किया। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, रादर जो हमने एंड कल किया था अपने लेक्चर 2 में, जो हमने एंड पे जहाँ पे हमने एंड किया था, वो था स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी और उस पॉलिसी की कुछ मेजर हाइलाइट्स, उस पॉलिसी की कुछ मेजर हाइलाइट्स। तो हमने इसमें देखा, इस बिल्डिंग पॉलिसी के मेजर हाइलाइट्स में हमने देखा कि पहले जब ये अडॉप्ट करना चाहा जे.एंड.के गवर्नमेंट ने, तब यहाँ पे रूल कर रहे थे, तब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, और वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थे। रिलेक्टेंट मींस कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ तब जाके इतने ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे जितने वो अपने इनिशियल ईयर्स में थे। तो फिर इस दौर में क्या हुआ कि इस दौर में उन्होंने रिफ्यूज किया इंडियन गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना। लेकिन जब फिर इसके बाद बख्शी गुलाम अहमद आए, उनका कुछ डिफरेंट विजन था डेवलपमेंट के लिहाज से। उन्होंने कहा, उनका सोचना था, उनका मानना था कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए फंड्स आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, और फंड्स हम यहाँ से खुद ही प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतने फंड्स नहीं है जितने हमें दरकार है। लिहाजा एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना सेंटर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो बख्शी गुलाम अहमद ने क्या किया, फिर इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन्स एक्सेप्ट किए। फिर लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुए, और वो लोन्स जो हैं फिर मददगार साबित हुए जे.एंड.के गवर्नमेंट में स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी अप्लाई करने में। तो फिर आगे हम चल रहे हैं। Central granted loans to implement J&K state building policy. Bakshi was able to fulfill a number of developmental works which were initially started under Sheikh Mohammed Abdullah's regime. तो फिर जब loans provide हुए बख्शी गुलाम अहमद को, तो फिर उस लोन से क्या हुआ, उससे बहुत सारे स्कीम्स या बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स उन्होंने पूरे किए। वो एक्चुअली वो प्लान्स थे, वो काम थे जो एक्चुअली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम में इन्होंने प्लान में रखे थे, इन्होंने अपने एजेंडा में रखे थे काम करने के लिए। द स्टेट यहां से है एग्जैक्टली The state entered into the age of large-scale modernizations, including agricultural reforms, industrial development, infrastructural growth, टूरिज्म एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि इस स्कीम के बाद, इन लोन्स के बाद जो फाइनेंशियल असिस्टेंट सेंटर की तरफ से आए थे जे.एंड.के गवर्नमेंट के लिए, तो इनसे फिर कश्मीर का रुख ही बदल गया। अब कश्मीर जो था एक नया कश्मीर था, वाकई एक नया कश्मीर था। इस कश्मीर में मॉडर्नाइजेशन आई थी, किस हिसाब से, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हिसाब से, इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे समहाउ डेवलप या एस्टैब्लिश हुए थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ था, रोड्स भी डेवलप हुए थे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इसके अलावा टूरिज्म भी अब डेवलप यहाँ पे हुआ था, जैसे कि अभी हमारे पास कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, अभी दौर हाजिर में अभी हमारे पास जैसे डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो समहाउ इनकी शुरुआत इसी दौर से हुई थी। तो इसके अलावा भी जब टूरिज्म डेवलप हुआ, बाकी इंडस्ट्रीज भी आए, तो लोगों के पास काम करने का एक मौका मिला, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो गए या एमर्ज हो गए। तो मॉडर्न इरिगेशन भी इसके अलावा एक ये कंसेप्ट लाया गया था कि हमने पहले पढ़ा था कि जो कुछ अनकल्टिवेबल लैंड थी उसको भी ट्रांसफर किया गया था कल्टिवेबल लैंड में। तो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स भी अब डेवलप हुए थे, लाइक लिफ्ट इरिगेशन। जैसे कि हम ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, या किसी एक एरिया में ऐसे ट्यूबवेल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जहाँ पे यूजुअली जो है वाटर इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिफ्ट इरिगेशन हमें वहाँ पे काम आता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। application of fertilizers, popularization of China paddy further modernized
फर्दर मॉडर्नाइज्ड स्टेट। तो इससे क्या हुआ, चाइना से पैडी लाया गया, यानी कि कुछ नए किस्म के नए तर्ज के सीड्स लाए गए, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन था तो वैसे ही डिफरेंट सीड्स लाए, पैडी के लिए स्पेशल सीड लाया गया चाइना से। तो इससे क्या हुआ, इन सब चीजों से, चाहे वो फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन हो या पॉपुलराइजेशन ऑफ चाइना पैडी सीड्स हो, तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। जैसे कि हमने लास्ट इस लेक्चर में भी पढ़ा था कि कैसे जो है इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। तो एडिशनली टू प्रोडक्शन प्रोग्राम्स लाइक CDP, दैट्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, were also started during बख्शी's टाइम। इसके अलावा दो और स्कीमें भी बख्शी गुलाम अहमद के टाइम में वक्त में शुरू हुए थे। एक का नाम था प्रोडक्शन प्रोग्राम लाइक CDP, दैट्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरे का नाम था IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनको हम वजाहत में यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट अलग स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। अगर हम इनको वजाहत में लेंगे, ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बस खाली इंट्रोडक्शन या हेडिंग ऐसे कुछ हमारे सिलेबस में है, इन डिटेल ये स्कीम्स या प्रोग्राम्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट ही करेंगे। तो आप ये चीज भी याद रखना कि ऐसी कुछ दो प्रोग्राम्स बख्शी गुलाम अहमद के टाइम में भी स्टार्ट किए गए थे। एक का नाम था CDP, दैट्स द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरे का नाम था IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कल को आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, IADP का मतलब क्या हो गया, CDP का मतलब क्या हो गया। अगर जो वहां पे ये दोनों फुल वहां से ऑप्शंस के साथ भी आएंगे तो फिर आपको बोलना होगा कि ये किसके टाइम में आए थे। तो इनका जो मेन एजेंडा था इन दो प्रोग्राम्स का, दैट वाज द प्रोडक्शन प्रोग्राम, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ ही ये प्रोग्राम्स रिलेटेड थे। अब हम अपना नेक्स्ट ये स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली रोड्स एंड बिल्डिंग्स। अब हम देखेंगे रोड्स और बिल्डिंग्स के हवाले से, कब कौन सा रोड आया, नेशनल हाईवे कब आया, कब कौन सी टनल लाई गई, फिर क्या हो गया रोड्स बनाने से, बिल्डिंग्स कब कौन सी आ गई, फिर बिल्डिंग्स बनाने से क्या तरक्की हुई या कुछ किसी चीज का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। तो पर्टिकुलरली अब हम इस सब टॉपिक में पढ़ेंगे रोड्स एंड बिल्डिंग्स। It also received huge imputes after 1947, especially under Bakshi government. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, नक्शल में सारी स्कीम्स, अगरचे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जमाने में इन स्कीम्स का आइडिया आया था, लेकिन असल में ये प्रैक्टिकली स्कीम्स फिर अमलाए कब गए, जब बख्शी गुलाम अहमद प्राइम मिनिस्टर थे, किसके, JNK के। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट हमें बोल रहा है कि रोड्स और बिल्डिंग्स ये भी 1947 के फौरन बाद एजेंडा में थे कि अब इन चीजों को भी तामीर करना है, इन चीजों के हवाले से भी डेवलपमेंट JNK स्टेट में करनी है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पावर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग कॉलोनीज एंड स्टेडियम्स, रोड्स विद इन स्टेट, a large network of roads were established। तो सिंपल सी भाषा में आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, एक तो स्कूल्स भी बनाए गए थे बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स भी बनाए गए थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, पावर प्रोजेक्ट्स वो भी इस बिल्डिंग में आए थे, हाउसिंग कॉलोनीज यानी कि कुछ अलग से कॉलोनीज जहाँ पे घर बनाते हैं, फिर उन घर में कौन, इन कॉलोनीज या इन हाउस में कौन रहते हैं वो अलग बात है। तो इसके अलावा स्टेडियम्स भी बनाए गए, जैसे कि हमारे JNK में स्टेडियम्स हैं। रोड्स लेकिन यहाँ पे याद रखना है, नेटवर्क ऑफ रोड्स पर एस्टैब्लिश्ड। नेटवर्क ऑफ रोड्स मींस सारे एरियाज ऑलमोस्ट अब कनेक्ट हुए थे, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट किया गया था और एक रीजन दूसरे रीजन से कनेक्ट किया गया था इन रोड से, और इन्हीं को कहते हैं नेटवर्क ऑफ रोड्स। तो रोड्स भी आप जनरली डेवलप हुए थे और बिल्डिंग्स भी आप जनरली डेवलप हुए थे। पर्टिकुलरली अब हम बात करेंगे बानिहाल टनल की। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, इस दौर की ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं और इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में हम, या इस दौर की 1947 के बाद जो है, बानिहाल टनल का बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पूरे गवर्नमेंट के लिए। तो 2-वे टनल रिजल्टेड इन फ्लो ऑफ ट्रेड विथ रेस्ट ऑफ इंडिया। अब इस टनल से क्या हुआ, 2-वे टनल है,
यानी कि एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से आना, जैसे कि हमारे मॉडर्नाइज्ड रोड्स बने हुए हैं जिस तरह पे वो बने हुए हैं टू वे सिस्टम पे। तो इससे क्या हुआ, इट अलाउड a flow of trade with west of India। इस टनल से क्या हुआ, इस टनल से जो है ट्रेड का फ्लो हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब J&K से माल बाहर जाता था और J&K में माल आता भी था। जब J&K में अब ये एक फ्लो हो गया ट्रेड का, जब J&K अब पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कनेक्ट हुआ, फिर ये कंट्री पूरे दुनिया के साथ कनेक्टेड थी ऑलरेडी, तो इससे क्या हुआ, अब J&K भी मानो एक वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट कर रहा था और बहुत ज्यादा तरक्की इस चीज से भी हुई। फर्दर सिटी बस सर्विस कनेक्टेड टाउन्स एंड विलेज। अब रोड्स में क्या था, एक तो पहले हमने बानीहाल टनल देखा, रोड से क्या हुआ, जब रोड्स बने इसके साथ साथ ही बस सर्विस भी कनेक्ट कर रही थी पूरे गाँव को सिटीज के साथ और सिटीज को दूसरे सिटीज के साथ, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो जब ये चीज भी आई, जब ये चीज भी वजूद में आई, तो एक अलग किस्म का कनेक्शन लोगों को एस्टैब्लिश हुआ। जब बस सर्विस भी स्टार्ट हुई थी तो इससे अब लोग जो है इंटरकनेक्टेड हो गए। अब गांव के लोग सिटीज में चले जाते थे, चाहे वो काम करने के लिए चले जाते थे या किसी और पर्पस के लिए जाते थे, लेकिन एक किस्म का अब कनेक्शन डेवलप हुआ था। इसके साथ साथ ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज एंड एंटी फ्लड मेजर्स वर आल्सो टेकन अप। रोड्स और बिल्डिंग्स के अलावा जो है गांव में अब इलेक्ट्रिसिटी भी बहाल हुई थी। इस काम के लिए भी अब गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे और इस कदम उठाने के साथ साथ ही ये काम भी अब पूरा हुआ था। अब जिन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहां पे भी अब इलेक्ट्रिसिटी आई और इसके साथ साथ एंटी फ्लड मेजर्स भी लाए गए थे। यानी कि ये वो काम हो गए जिनसे, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि फ्लड्स को रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो ऐसे काम भी, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई मुसीबत ना आए, इस मुसीबत से बचने के लिए भी एंटी फ्लड मेजर्स गवर्नमेंट ने उठाए थे। All this development gave boost to tourism and fruit industry. Road connectivity also increased cultural इंट्रैक्शंस। मैंने अभी पहले ही कहा था कि रोड्स आने से या बस सर्विस आने से लोग अब इंटरकनेक्टेड थे। अब गांव के लोग सिटीज में चले जाते थे, सिटीज के लोग घूमने के लिए गांव में चले जाते थे, या इसके अलावा भी क्या हुआ, रोड्स के आने से अब टूरिज्म भी फ्लोरिश करने लगा, बूस्ट हो गया। अब जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी खासी थी तो टूरिस्ट सब इजीली प्रेफर करते थे कश्मीर आना, और जब वो कश्मीर आए तो ऑटोमेटिकली कश्मीर की इकोनॉमी जो है बूस्ट अप हो गई। फिर इसके अलावा फ्रूट इंडस्ट्री, जैसे कि अभी हमारे पास सेब होते हैं तो इसको अब बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सपैंड हुआ था। पहले खाली कश्मीर में बेचने पड़ते थे, अगर कम ही थे, लेकिन फिर लोगों को ये आइडिया मिला कि अब हम जो है अपने सेब बाहर बेच सकते हैं, रोड्स भी हैं अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्ट भी हैं, तो उन्होंने फिर बाग बनाने शुरू कर दिए। फिर अल्टीमेटली इस चीज़ से भी जो है J&K की इकोनॉमी और J&K की एम्प्लॉयमेंट ठीक हो गई। तो ओवरऑल इन सारे चीज़ों से, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, बस सर्विस हो, या बिल्डिंग्स हो, या बानीहाल टनल हो, या विलेज टू विलेज रोड्स हो, या विलेज टू सिटीज रोड्स हो, या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, इस सब से क्या हुआ, J&K की डेवलपमेंट ही हुई, J&K की तरक्की ही हुई, और तरक्की के साथ साथ अब टूरिज्म भी फ्लोरिश हुआ था। तो अब हम फर्दर जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पीड अप। तो अब हम देखेंगे पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज की क्या रेट थी, इंडस्ट्रीज की क्या ग्रोथ थी J&K स्टेट में। क्या इंडस्ट्रीज आने से पहले लोगों के पास रोजगार था, अगर था तो क्या रोजगार था, तो जब इंडस्ट्रीज आए क्या लोगों का रोजगार चेंज हुआ, तो वो हम इस अपने फिफ्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेटअप स्पीड अप में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला ही पॉइंट क्या बोल रहा है, इन प्री 1947 देयर वाज हार्डली एनी इंडस्ट्री। 1947 से पहले J&K में कोई हार्डली ही जो है इंडस्ट्री नजर आ रही थी। इट मींस J&K के लोग जो है इंडस्ट्रीज के बाहर काम करते थे, इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं करते थे। लोगों का अब काम क्या था, रोजगार क्या था इंडस्ट्रीज आने से पहले, यूजुअली वो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ काम करते थे, हैंडलूम्स के साथ काम करते थे, और ज्यादातर तबका जो लोगों का था, पॉपुलेशन का था, वो एग्रीकल्चरल के साथ काम करते थे, यानी कि जमींदारी का काम करते थे, एग्रीकल्चरल परस्यूट्स के साथ काम करते थे। आफ्टर 1947 के बाद क्या हुआ, after 1947, efforts were made to promote industrial sector and estates were established at Gandhinagar, Jammu, and Barzula, Srinagar, and Anantnag.
इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एक एरिया होता है जहां पे खाली जो है इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होते हैं। जैसे कि अभी हमारे बडगाम एरिया में है एक जो पुलवामा के साथ भी कनेक्टेड है और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कनेक्टेड है। हमारे यहाँ श्रीनगर में सोरा साइड से एक एरिया है, हवल साइड से, वो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट है। और जम्मू में जो है गांधीनगर या सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ही अब मॉडर्न डे में माना जाता है। तो ये कुछ एरियाज के नाम मैंने बोले, या तब जाके जब ये इंडस्ट्रियलिज्म को या इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जे.एंड.के गवर्नमेंट ने 1947 के बाद कदम उठाए थे, तब जाके पहले 2 ही एरिया या 3 ही एरिया जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट एरियाज मुंतखब किए गए थे। वो कौन कौन से थे? एक था गांधीनगर जो जम्मू रीजन में आता था, और दूसरा था बरजुला जो हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अनंतनाग एरिया में भी ये जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट मुंतखब किया गया था। So many new industries were started with technological and financial assistance from government of India. तो अब भी वही कड़ी चल रही थी जो इससे पहले चल रही थी, यानी कि जो लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता था जे.एंड.के गवर्नमेंट को, वो लोन्स अभी भी प्रोवाइड कर रहा था। वो अब जो है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे थे जे.एंड.के गवर्नमेंट लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब जो है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में और फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी भी जे.एंड.के गवर्नमेंट जो है लोन्स ले रही थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री got impetus. Shawl making, carpet weaving, wood carving, paper mache, artisans and craftsmen received trainings as well. तो अब जो है हैंडीक्राफ्ट्स की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या क्या किस चीज को फरोख्त दिया गया? जैसे कि शॉल मेकिंग, कारपेट वीविंग, कालीन बनाना, वुड कार्विंग करना, वो लकड़ी पे वो नक्शकारी करना, और इसके अलावा पेपर मैशी भी, या आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन जो ये काम करते थे लोग, इनको स्पेशली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई थी ताकि ये जो है अपने टेक्निक्स को डेवलप करे एज पर द डिमांड। ठीक है जी, तो इनको अब ट्रेनिंग्स भी दिए गए थे। इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजी लगती थी या बाकी जो नकद पैसा लगता था, वो सारा कौन प्रोवाइड कर रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन्स प्रोवाइड कर रहा था। सो ऑल दीज एडवांसमेंट्स प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन स्टेट। तो इस सब के बावजूद क्या हुआ? इस सब के आने से क्या हुआ? जे.एंड.के स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो गई। अब लोगों को ट्रेनिंग भी मिली काम के हवाले से, जहां पे वो काम करे उस चीज के लिए इंडस्ट्रीज भी मिली। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि अब जो है जे.एंड.के में आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। तो कल को अगर आपको ये डिस्कशन टाइप क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से कि कैसे जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट पूरे जे.एंड.के में, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज आए, इंडस्ट्रीज में फिर लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, फिर ये इंडस्ट्रीज आई, उसमें आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का अच्छे से जिक्र कर सकते हैं कि शॉल मेकिंग को फरोख्त मिली, कारपेट वीविंग को फरोख्त मिली, वुड कार्विंग को बहुत ज्यादा इम्प्यूट्स मिला, पेपर मशी कश्मीर का सबसे बड़ा फेमस आर्ट वगैरह। तो ये सारी चीजें, इन चीजों में लोगों को जॉब मिले, तो फिर जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब आगे चलते हैं। जब हमने देखा अपने इस अब तक के लेक्चर में कि अब जे.एंड.के में जो है टूरिज्म भी अच्छे से फ्लोरिश हुआ था, जे.एंड.के का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से फ्लोरिश हुआ था। अब जे.एंड.के में कुछ इंडस्ट्रीज भी फ्लोरिश हुए थे जो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि अभी जे.एंड.के जो है सेट था, सारे लिहाज से अभी सेट था। लोगों के पास काम भी था, खर्चने के लिए पैसा भी था, पहनने के लिए कपड़ा भी था, रहने के लिए घर भी था, क्योंकि उनके पास जॉब भी था। और इसके अलावा जो है जे.एंड.के का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, टूरिज्म हो, बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, ये भी सारा डेवलप हुआ था। तो अब एक स्टेज सेट हुआ था, घूमने के लिए एक स्टेज सेट हुआ था। यानी कि जैसे अभी हमारे पास पहलगाम डेवलप्ड है, गुलमर्ग डेवलप्ड है, मानो कि ऐसे ही तब जाके थे, ऐसे ही डेवलपर तब जाके थे। यानी कि गवर्नमेंट की नजर इन जगहों पे पड़ी थी, फिर इनको वो इंपॉर्टेंस मिली थी जो इनको चाहिए थी डेवलप करने के लिए। तो इस चीज को फर्दर बढ़ाने के लिए अब गवर्नमेंट ने सारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए थे अपने जे.एंड.के स्टेट में, लाइक टूरिस्ट प्लेसेस सारे अच्छे से फ्लोरिश हुए थे, डेवलप थे, लेकिन अब चाहिए थे टूरिस्ट्स। अब कैसे लोग बाहर मुल्कों से आए, बाहर स्टेट से आए इन जगहों पे घूमने के लिए, ताकि जो जे.एंड.के की इकोनॉमी है वो फर्दर
बूस्ट अप हो जाए। तो इसके लिए अब कैंपेन स्टार्ट किए गए, और जिसको कश्मीर चलो कैंपेन के नाम से हम जानते हैं अपने हिस्ट्री में। तो ये कश्मीर चलो कैंपेन क्या था? इट वाज एक्चुअली अ बूस्ट टू टूरिज्म एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ये जो है कश्मीर चलो कैंपेन, ऐसे ही हम जनरली फिलहाल इसको हेडिंग को, टाइटल को डिफेंड करेंगे। कश्मीर चलो, जैसे कि आप चलो से बहुत ज्यादा आइडियाज आपको आएंगे कि चलो से आप क्या चीज समझते हैं। तो ऐसे ही मिनिस्टर्स का नारा था, जेएंडके गवर्नमेंट का नारा था, जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन का नारा था, कश्मीर चलो, आइए कश्मीर घूमिए। और इसका मकसद क्या था? टू बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री। अब जो है कश्मीर आने के लिए, कश्मीर आए क्यों? क्योंकि टूरिज्म को ये करना है, प्रमोट करना है। और प्लस इसका एक और ये भी था कि अब कश्मीर आए, कश्मीर देखिए। इंडिया के बाकी स्टेट्स को या बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को या बाकी बिजनेसमैन को बोला जाता था कि आप कश्मीर आए, कश्मीर देखिए। इसके अलावा इंडिया में और एक बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री थी। तो बॉलीवुड के लिए भी ये कैंपेन था, बॉलीवुड को भी मदऊ किया गया था, इनवाइट किया गया था कि आप कश्मीर आइए, आप कश्मीर की ब्यूटी देखिए, आप अगर मुतासिर हुए तो फिर कश्मीर में जो है आप अपनी फिल्म्स जो है शूट कीजिए। तो अब हम इस सब टॉपिक को पढ़ेंगे कि कौन लोग कश्मीर आए, फिर कश्मीर में आके उन्होंने क्या किया। ड्यूरिंग बख्शी's टाइम, दिस कैंपेन बूस्टेड टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री इन स्टेट। अब भी बख्शी गुलाम मोहम्मद का ही दौर था। बख्शी गुलाम मोहम्मद खुद चले गए इंडिया के बाकी स्टेट्स में, वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जहाँ पे लोगों को बोला कश्मीर के बारे में कि जगह एक ऐसी है जिसका नाम कश्मीर है, वहाँ की ब्यूटी ऐसी है, हम आपको दावत देते हैं कि आप वहाँ पे आए, आप आके अपना जो है एंजॉय करेंगे, अपने तरीके से एंजॉय करेंगे। और अगर आप मुतासिर हुए तो आप ये चीज़ जो है बाकी लोगों को भी फिर बोलिए कि कश्मीर एक ऐसी जगह है, वहां पे जाइए। तो एडवर्टाइजमेंट्स फॉर स्टेट अचीवमेंट्स वर यूज्ड टू अट्रैक्ट पीपल। इसके अलावा जेएंडके गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स भी आए। जैसे कि आप देखते हैं जब आप कहीं जगह पे जाते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट के हिसाब से बोर्ड्स या कुछ भी तर्ज का एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, जहां से आपको ये चीज समझ आती है कि यहाँ पे ये चीज की डेवलपमेंट हुई है। अगर हम गुलमर्ग जाएंगे तो गुलमर्ग जाते जाते आप बहुत जगहों पे ऐसे बोर्ड्स देखेंगे जहाँ पे समहाउ ये मैसेज कन्वे होती होगी कि यहाँ पे ये काम हुए हैं जिनसे आप मुतासिर होंगे कि चलो जी अब गुलमर्ग जाएंगे, वहाँ पे अब नए तरज का स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे अब नए तरज के चिल्ड्रन पार्क भी हैं, वहाँ पे नए तरज का अब गोल्फ भी हैं। तो ये चीजें अगर वहाँ पे डेवलप हुई होगी, इन चीजों का एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट देख के आपको पता चलेगा, आप मुतासिर होंगे और आप जाने के लिए उतावले होंगे। ये होता है एडवर्टाइजमेंट का फन। तो ऐसा ही हुआ, जेएंडके गवर्नमेंट ने जो भी अभी तक काम किया था, चाहे वो रोड्स के हिसाब से हो, टूरिज्म को प्रमोट करने के हिसाब से हो, टूरिज्म को डेवलप करने के हिसाब से हो, टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करने के हिसाब से हो, इन चीजों का बाकायदा एडवर्टाइज किया किसने? जेएंडके गवर्नमेंट ने। मकसद क्या था कि बाकी जो है स्टेट के लोग या बाकी स्टेट्स जो है या बाकी इंडस्ट्री जो है वो इस चीज से मुतासिर हो जाए और कश्मीर आ जाए। Bakshi government took important steps to promote tourism, including opening up publicity wings in whole India. अब बख्शी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस चीज के लिए क्यूरियस थे कि यहाँ पे कश्मीर में जो है लोग आने चाहिए, कश्मीर का टूरिज्म जो है स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया बख्शी गुलाम अहमद ने? इसने जो है डिफरेंट स्टेप्स लिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इंक्लूडिंग ओपनिंग पब्लिसिटी विंग्स, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स उसने ऑर्गेनाइज किए जहां पे कश्मीर की पब्लिसिटी हुई। जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं या बाकी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि हमने अब ये काम किया, तो इट मीन्स हम अपने आप की पब्लिसिटी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइज किए कुछ इवेंट्स बख्शी गुलाम अहमद ने पूरे इंडिया में, जहां पे कश्मीर को अब पब्लिसिटी करने के लिए डाला गया था, ताकि लोगों को पता चले कि कश्मीर है, कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे ऐसे चीज हैं, ताकि वो मुतासिर हो जाए कश्मीर आने के लिए। ये सारे पब्लिसिटी विंग्स जो हैं पूरी इंडिया में, यानी कि होल इंडिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर सर्विसेज, एबॉलिशन ऑफ परमिट सिस्टम एंड रिवेटलाइजिंग होटल अरेंजमेंट्स। इसके अलावा क्या क्या हुआ था जेएंडके में? अब जो है एयर सर्विस भी इंप्रूवमेंट हुई थी, यानी कि जहाज सर्विस भी इंप्रूवमेंट हुई थी। अब अगर पहले फ्लाइट्स कम थे, फ्लाइट्स ज्यादा हुए।
अब अगर पहले एक ही रीजन से, एक ही एरिया से फ्लाइट्स आते थे, अब डिफरेंट एरिया से फ्लाइट्स आने शुरू हुए। इसके अलावा होटल्स को भी डेवलप किया गया, यानी कि जहाँ पे अब टूरिस्ट आके स्टे कर सकते थे। तो होटल्स उनके लिए अरेंज किए, होटल्स टूरिस्ट्स के लिए अवेलेबल रखे। तो ऑल ओवर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने अब सारे ऐसे काम किए थे जो दरकार थे टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और टूरिज्म से अपनी इकोनॉमी जो है बूस्ट अप करने के लिए। Government also built tourist reception center in early 60s and printed and distributed brochures. गवर्नमेंट ने इसके अलावा क्या काम किया? टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, नाम से ही पता चलता है कि रिसेप्शन सेंटर है, यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की खिदमत की जाती है। जिस तरीके की भी इनको असिस्टेंस दरकार होती है टूरिस्ट्स को, वो असिस्टेंस इनको प्रोवाइड की जाती है, वो हेल्प इनको प्रोवाइड की जाती है इन रिसेप्शन सेंटर्स पे। जैसे कि हमारा टीआरसी श्रीनगर है अभी अपने इस रीजन में। तो ये 60s के दहाई में ये टूरिस्ट रिसेप्शन बनाए गए थे जे में। और इसके अलावा जो है जे गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ब्रोशर्स, जैसे कि एक स्कूल का भी एक ब्रोशर होता है जिसपे स्कूल की अचीवमेंट्स होती है, स्कूल की खासियत, स्पेसिफिकेशन, स्कूल का मीनो मानो वो होता है। तो ऐसे जे गवर्नमेंट ने भी टूरिज्म के हवाले से अपना ब्रोशर बनाया जिसपे सारे टूरिस्ट प्लेसेस को रखा गया, टूरिस्ट प्लेसेस की खासियत को रखा गया, जे की अचीवमेंट्स को रखा गया, जे की सर्विसेज को रखा गया जो टूरिस्ट्स के लिए रखे गए थे। Thus, Kashmir came into media gaze about its beauty, beautiful landscape and handicrafts. तो इसके साथ साथ क्या हुआ, फिर इस सब के साथ क्या हुआ, कश्मीर अब लोगों की नजर में आया था, कश्मीर अब मीडिया की नजर में आया था, कश्मीर बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज की नजर में आया था। किस वजह से आया था? अपने ब्यूटी की वजह से, अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वजह से, और यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट अभी भी स्पेशल माना जाता है इस वजह से। All this also led to the shooting of movies in all its tourist destinations. All this brought economic dividend to the valley. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट मूवीज आए। आप अगर देखेंगे बहुत ज्यादा मूवीज कश्मीर में शूट हुई हैं पुराने जमाने में, अभी भी हो रही है। जैसे कि रिसेंटली वो लैला मजनू भी आई थी, इसी जे में शूट हुई थी, ऑलमोस्ट पूरी यहीं पे शूट हुई थी। तो इस सब के आने से क्या हुआ, जे की इकोनॉमी डिविडेंड हुई, यानी कि वो कहते हैं ना दिन दुगनी रात चुगनी। तो जे की इकोनॉमी दुगनी से दुगनी हो गई, पूरे वेले की जो है सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारा रहेगा फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट, स्टेट का क्या बिल्डिंग प्रोजेक्ट था और फाइनेंशियल सपोर्ट किसने किया था, यानी कि क्या स्टेट ने बनाना शुरू किया था और पैसा कहां से आया था। अब हम पर्टिकुलरली ये चीज देखेंगे। अगरचे हमने ऊपर पढ़ा कि जे को सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, अब हम इन लोन्स को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या लोन्स थे, कैसे लोन्स थे। Prior to 1947, J&K was among the poorest regions and could not think of development without outside assistance. 1947 से पहले J&K की हालात बहुत ज्यादा खराब थी, वो कहते हैं ना बद से बदतर थी, और किसी भी लिहाज से डेवलपमेंट के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं कर सकता था J&K गवर्नमेंट या J&K स्टेट। ठीक है जी। पोस्ट 1947 it received funds and almost 90% of its annual plans were funded by such. तो 1947 के बाद जो है जे को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, लोन्स मिले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो भी अब जे में काम होता था और उस काम में जो पैसा इन्वेस्ट होता था वो पैसा ऑलमोस्ट 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था। ठीक है, या ऐसे भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी अब इन चीजों पे, इन प्रोजेक्ट्स पे ये बजट होता था, उस बजट का 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन होता था। State was categorized special and received 70% loans and 30% grants, unlike the other states which received only 10% loans. J&K स्टेट को स्पेशल कंसिडर किया गया था, क्यों? क्योंकि एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था और 370 वगैरह भी था, एक स्पेशल स्टेटस मिला था J&K को, और इस स्पेशल स्टेटस से जो है J&K को 70% लोन्स मिलते थे और 30% ग्रांट्स मिलते थे। ठीक है जी। बाकी स्टेट्स का क्या हाल था? बाकी स्टेट्स को खाली 10% लोन मिलता था। ठीक, यानी कि J&K को एक्स्ट्रा 60% लोन मिलता था रेस्ट ऑफ द स्टेट से। Thus, if center helped,
अब हम यहाँ पे इस चीज को कंक्लूड करेंगे, अगर सेंटर जो है हेल्प करता था J&K गवर्नमेंट को, thus if center helped state to carry out development but at the same time led to its indebtedness। अगर J&K गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करके मदद करता था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसका सबसे बुरा असर ये भी था कि J&K गवर्नमेंट साल ब साल बहुत ही ज्यादा कर्जे में चला जाता था। वो कर्जा किसका कर्जा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्जा था। यानी कि J&K जो है साल दर साल फिर कर्जे में डूबता ही जाता था। तो यहां तक हमारा रहा ए पार्ट, जो आपने यहां तक देखा कि कैसे इस ए पार्ट में हमने देखा नया कश्मीर मैनिफेस्टो पहले इन जनरल, तो फिर हमने देखा एंड ऑफ डोगरा रूल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट आने के बाद हमने देखा कैसे पहले ये आए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद फिर कैसे बख्शी गुलाम अहमद आए। फिर हमने देखे कुछ रिफॉर्म्स थे, डिफरेंट रिफॉर्म्स थे जो लाए गए थे इन दो प्राइम मिनिस्टर्स की जानिब से। एक था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा था सोशल रिफॉर्म्स और तीसरा था कल्चरल रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आज तक हमने यहाँ तक फिलहाल कंप्लीट किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने पढ़ा पहला ही अपना पार्ट लैंड रिफॉर्म्स। हमने देखा कुछ प्रिविलेज थे जो अबॉलिश किए गए थे, कंप्लीटली अबॉलिश किए गए थे। फिर हमने देखा इन लैंड रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या रहा। तो हमने इम्पैक्ट के बाद जो है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन देखी कि कैसे जो है इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स लाए गए जिनसे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो गया, कैसे अनकल्टिवेबल लैंड जो है कन्वर्ट की गई कल्टिवेबल लैंड में, और कैसे इन लैंड रिफॉर्म से जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई, ट्रांसफर की गई फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स टू लैंडलेस पीजेंट्स। फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया था, कोऑपरेटिव्स का दौर आया, जो लेकिन ज्यादा देर तक टिका नहीं। कोऑपरेटिव्स जो है अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म हुए J&K गवर्नमेंट में, J&K स्टेट में। फिर हमने देखा स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी लाई गई J&K में, अगरचे ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में लाई गई थी, लेकिन इसको अमलाया किसने? बख्शी गुलाम अहमद ने। इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स हमने देखे। फिर हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, अपना फोर्थ पार्ट इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो फोर्थ पार्ट में हमने देखा कैसे पर्टिकुलरली रोड्स एंड बिल्डिंग्स लाए गए, कैसे सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या रोड्स एस्टैब्लिश किए गए, बनाए गए, जिसमें एक बानिहाल टनल का भी बहुत ज्यादा जिक्र आया। इंपॉर्टेंट थी डेवलपमेंट के हिसाब से, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसके बाद हमने देखा कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है कश्मीर में आई। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स गांधीनगर जम्मू में लाए गए या श्रीनगर में लाए गए, बरजुला में। तो इसके बाद जो है हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री कैसे बहुत ज्यादा बूस्ट हुई, लोगों को कैसे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई। तो फिर हमने देखा जब एक कश्मीर ऐसे स्टेज पे आया था, अब ऑलमोस्ट पूरा डेवलप हुआ था, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे घूमने के लिए। फिर कश्मीर चलो कैंपेन चलाया गया, जिससे जो है टूरिज्म को और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ J&K में। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की हमने बात की एंड पे, अभी फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हमने देखा 90% लोन्स J&K को मिल रहे थे सेंटर से, और बाकी स्टेट्स को जो है 70% लोन्स मिल रहे थे J&K को सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बाकी स्टेट्स को 80% लोन मिल रहे थे। इसको 70% इसीलिए मिल रहे थे क्योंकि ये स्पेशल स्टेट थी। नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे हम सोशल रिफॉर्म्स पार्ट बी।